फोर्थ यूनिट के लास्ट कॉन्सेप्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में। इससे पहले हमने बात की है टीचिंग मॉडल्स के बारे में। टीचिंग मॉडल का क्वेश्चन अपने आप में 16 के लिए इम्पोर्टेंट है। टीचिंग मॉडल में ग्लेजर का बेसिक टीचिंग मॉडल है, ब्रूनर का कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है। ये दोनों ही 16 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो हमारा टॉपिक है फोर्थ यूनिट का लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है टीचिंग स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। तो उससे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद जो हमारे सिलेबस में करीबन 4 पॉइंट दिए गए हैं स्ट्रेटजीज़ के, उनके स्ट्रेटजीज़ को 1 बाय 1 करेंगे। तो आज का हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहेगा टीचिंग स्ट्रेटजीज़ में ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, जिसे हिंदी में मस्तिष्क उद्वेलन कहा गया है। मस्तिष्क उद्वेलन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। स्टॉर्म का मतलब ऐसे तूफ़ान होता है, इसके कहने का मतलब ये होता है कि एकदम से विचारों का तूफ़ान आना हमारे मस्तिष्क में। जैसे तूफ़ान कभी बता के नहीं आता, ठीक उसी तरह से जब हम किसी ग्रुप में बैठकर किसी समस्या का समाधान लेने के लिए आपस में जो ग्रुप बनाया होता है विद्यार्थियों का, उनसे हम एक राय के तौर पर या यूँ कहें किसी समस्या का सॉल्यूशन के लिए उनको टाइम देते हैं और वे फटाफट उनसे विचारों को ग्रहण करते हैं और फिर एक असेसमेंट करके हम अपनी समस्या का सही सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हम बात करेंगे स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी को हिंदी में युक्ति कहा गया है, तरीका कहा गया है, विधि कहा गया है, रणनीति भी कहा गया है। फर्स्ट यूनिट में हमने बात की थी लर्निंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में। ठीक उसी तरह से अब हम बात कर रहे हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में। एक टीचर का जो सबसे मेन रोल है वो अपनी क्लास में पढ़ाने के दौरान जो उसने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं उनको अचीव करना होता है और बच्चों में जो भी उन्होंने सोचा है उस तरह का व्यवहारिक परिवर्तन देखना होता है। बिहेवियरल चेंज इन द स्टूडेंट बिहेवियर थ्रू देयर टीचिंग, अपने शिक्षण के दौरान। अब इस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए टीचर अपने क्लास में कई टीचिंग मेथड यूज़ करता है। अब यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, टीचिंग मेथड अलग होते हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ अलग होती हैं। टीचिंग मेथड में जैसे लेक्चर मेथड है, डिस्कशन मेथड है, लेक्चर कम डिस्कशन मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, कई तरह के मेथड आते हैं। तो एक टाइम में एक टीचर के द्वारा किसी एक कॉन्सेप्ट को करवाने के लिए एक टीचिंग मेथड को यूज़ किया जाता है। टीचिंग मेथड में ही कई बार टीचिंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाती हैं टीचिंग को और ज़्यादा आसान और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो हमें यहाँ पर ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, टीचिंग मेथड अपने आप में बड़े हैं और टीचिंग स्ट्रेटजी उन्हीं का एक छोटा भाग होते हैं जो शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने में शिक्षक की सहायता करते हैं। टीचिंग मेथड का जो एरिया है वो वाइड होता है, जो ये टीचिंग स्ट्रेटजी होती हैं इनका नैरो होता है। ये कुछ टाइम के लिए क्लास में इम्प्लीमेंट की जाती हैं, किस लिए? बच्चों के ध्यान को एक समस्या पर केंद्रित करने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, प्रेरित करने के लिए, बच्चों को एक्टिवेट करने के लिए, बच्चों को मानसिक तौर पर सजग बनाने के लिए। तो डिपेंड करता है एक टीचर अपनी जो क्लास में करवाने के दौरान प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए बच्चों को किस तरह से अपनी टीचिंग में इन्वॉल्व करता है। तो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ का अपना एक अलग रोल है। टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को अगर एक टीचर बेहतर ढंग से उसको जानकर और अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करता है तो बहुत ही आसानी से जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए होते हैं उसको हम कक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। और टीचर का लास्ट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो सोचकर वह क्लास में एंट्री कर रहा है कि आज मैंने ये विषय करवाना है, बच्चों को ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए, और बच्चों को जब लास्ट में इवैल्यूएट करता है और बच्चे जब उससे संबंधित अपने विचार प्रस्तुत करते हैं तो वो सबसे अच्छा उसको फील होता है कि हाँ, जो वो सोच कर आया था बच्चों को समझाने के बारे में, बच्चे उसके बारे में एक पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, तो वहाँ पर टीचर को एक खुशी होती है। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एक टीचिंग स्ट्रेटजीज़ क्या है। टीचिंग स्ट्रेटजी वो हैं जो टीचिंग मेथड के दौरान टीचर अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करके अपने इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में हेल्पफुल होती हैं। तो आज जो हमारे सिलेबस में है उसमें जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग दिया गया है,
टीचिंग स्ट्रेटजी है, सिमुलेशन है, रोल प्लेइंग है, गेमिंग है, रेमेडिकल टीचिंग एंड एनरिचमेंट प्रोग्राम है। इस तरह से 4 या 5 पॉइंट दिए गए हैं। तो इसमें से जो पहला पॉइंट है आज का हमारा, हम बात कर रहे हैं, वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो टीचिंग टेक्निक दी गई है वो ऑसबर्न के द्वारा 1963 में प्रस्तुत की गई थी। यह एक ऐसी विधि है जिसमें बच्चों को शामिल किया जाता है। बच्चों के एक छोटे से समूह को, करीबन 10 से 12 या 15 बच्चों को हम कह सकते हैं। ये एक व्यक्तिगत विधि नहीं है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या बच्चे को ही इन्वॉल्व किया जाएगा। ये एक ऐसी विधि है जिसमें एक टीचर अपनी क्लास में मैक्सिमम बच्चों को सामूहिक रूप से इन्वॉल्व करता है। बच्चों के सामने एक समस्या रखी जाती है। बच्चों को बिना किसी से डिस्कशन किए उनको एक टाइम लिमिट दी जाती है कि ठीक है, आप अपने इस पर विचार प्रस्तुत करें। उनको कुछ समय दिया जाता है। उसके बाद बच्चे उस समस्या के बारे में अपने अपने विचार व सुझाव प्रस्तुत करना शुरू करते हैं। टीचर उन सब बच्चों के विचारों को सुनता है। सुनने के बाद यहाँ पर जब इस टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो बच्चों को इसके कुछ नियम पहले समझाए जाएंगे। तो इसमें हम इस बात को नोटिस करते हैं कि बच्चे बहुत ही अच्छे से अपने विचार प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं और फिर जो बच्चों के विचार आते हैं, टीचर उन बच्चों के साथ जो सभी बैठे होते हैं उनके साथ उसको डिस्कस करके अब उसमें से अपनी समस्या का सॉल्यूशन निकालता है। इस तरह की टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने का ये बेनिफिट होता है कि जब बच्चे टीचिंग के दौरान प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं तो उस समय जब वो कुछ सीखेंगे तो वो उनको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद किया है तो वो उनको बेहतर ढंग से समझ आ जाता है। तो स्ट्रैटेजीज़ का मेन पर्पज़ क्या होता है? टीचर के द्वारा क्लास में बच्चों को पढ़ाने के दौरान बच्चों की इन्वॉल्वेंस, जिससे बच्चे उस विषय के बारे में बेहतर समझें, सीखें और अपने व्यवहार में परिवर्तन कर पाएँ। तो इसमें मस्तिष्क उद्वेलन के बारे में अगर हम बात करें, इसमें 2 डेफिनेशन दी गई हैं। सबसे पहले डेविस क्या कहते हैं? डेविस ने कहा है कि मस्तिष्क उद्वेलन समस्या समाधान के प्रति विद्यार्थी की रचनात्मक एवं खुली मानसिकता में वृद्धि करने का एक उपागम है। अब यहाँ पर डेविस ने क्लियर कर दिया है कि एक क्लास में टीचर के द्वारा जब बच्चों के सम्मुख कोई समस्या रखी जाती है तो जब समस्या में बच्चे अपनी इन्वॉल्वेंस देते हैं, खुद अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, तो ये बच्चों के रचनात्मक इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर बच्चों को अपने किताब से नहीं, नेट से नहीं, आपस में डिस्कशन से नहीं, अपने खुद के विचारों के द्वारा उस समस्या का हल करना होता है। अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे टीचर इस तरह की समस्या रखता है जो बच्चे जिसका कोई हल प्रस्तुत कर सके। बच्चों को एक इंडिकेशन दिया जाता है कि आप इस तरह से सोच के अपने विचार दे सकते हो। और ये भी कहा जाता है कि हर बच्चा अलग बताएगा। ऐसा नहीं कि एक बच्चे ने बता दिया, दूसरे ने भी कहा दिया हाँ जी मेरा भी वही पॉइंट है, तीसरे ने भी नहीं। हर बच्चा अपने अलग विचार प्रस्तुत करेगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि समस्या के प्रति विद्यार्थी की रचनात्मक एवं खुली मानसिकता। अब खुली मानसिकता क्यों कहा गया है? खुली मानसिकता से सीधा सा मतलब है कि बच्चों को सोचने की स्वतंत्रता दी जाती है कि बच्चे खुलकर उस पॉइंट पर सोच सके और अपने विचार प्रस्तुत कर सकें। बच्चों की मानसिकता में वृद्धि करने का एक उपागम कहा गया है। दूसरा, थॉमस ने अपनी डेफिनेशन में क्या कहा है? उन्होंने कहा मस्तिष्क उद्वेलन समस्या समाधान खोजने की एक तकनीक है। अब समस्या क्या है? क्लास में जब भी टीचर बच्चों को पढ़ाने लगता है, जो भी टॉपिक लेके पढ़ाता है वो अपने आप में एक समस्या होती है। विद्यार्थियों के लिए या टीचर के लिए नहीं, वो समस्या अपने आप में एक समस्या रूप है। टीचर उसको क्रम दर क्रम बच्चों के सामने रखता चला जाता है, बच्चे उस चीज़ को समझते चले जाते हैं, वो समस्या अपने आप ख़त्म हो जाती है उससे। क्योंकि जब भी हम कुछ सीखते हैं वो हमारे लिए, जब तक हमने नहीं सीखा, अपने आप में एक समस्या है। जब हम उस चीज़ को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, उस समस्या का रूप बदल जाता है। वो फिर हमारी समझ के अनुसार हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, हम उससे सीख जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा समस्या समाधान खोजने की एक तकनीक है जिसमें भाग लेने वाले को उपहास बिना अपने सुझाव प्रस्तुत करने की अनुमति होती है। अब यहाँ पर जब टीचर बच्चों को इस स्ट्रेटजी के बारे में बताएगा तो वहाँ पर बच्चों को ये कुछ कंडीशंस दी जाती हैं कि आपने किस तरह के विचार रखने हैं,
कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे का उपहास नहीं करेगा, मजाक नहीं उड़ाएगा कि उसने किस तरह के विचार दिए हैं। यहाँ हर किसी को अपने वातावरण के, अपने अनुभवों के आधार पर विचार देने की स्वतंत्रता होती है। क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, तभी हम जिस समस्या को लेकर चले हैं बच्चे उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल पाएंगे। क्योंकि कभी भी कोई, चाहे टीचिंग स्ट्रेटजी है, टीचिंग मेथड है, टीचिंग मॉडल है, कुछ भी है, अगर टीचर जब क्लास में उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा है तो सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो होता है डिसिप्लिन मेंटेनेशन का। अगर क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रहता है, इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है, तो आप कितना ही अच्छा मॉडल लेके क्लास में पढ़ाने की कोशिश कर लो, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। वो जितनी मेहनत, जितना समय हमारा लगता है वो सब बर्बाद हो जाता है और बच्चों में एक मजाक का पात्र बनता है टीचर, वो अलग से। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन होना, तभी उस चीज़ को हम करवा सकते हैं और बिना मार्ग से भटके बच्चों को सही तरह से अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक हो सकते हैं। तो 2 डेफिनेशन के साथ आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मस्तिष्क उद्वेलन क्या है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको काफ़ी बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए स्कूल में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करना है, या हमें ये लगता है कि आजकल जैसे मान लो स्कूल में हमने सफाई करवानी है। सफाई से मतलब क्या है कि ठीक है, आसपास बहुत पेड़ हैं, पत्ते बिखरे हुए हैं, गंदगी फैली हुई है, ठीक है, सफाई रोज़ होती है, वो एक अलग मैटर है। पर हम ये चाहते हैं कि वो ना बच्चों की हेल्प से इसको कुछ ऐसा बनाया जाए, जब बच्चे खुद इसको करेंगे तो उनमें इस चीज़ का भाव आएगा कि हम गंदगी मत फैलाएं। अगर हम फैलाएंगे तो फिर सफाई कौन करेगा? तो वो डिपेंड करता है कि टीचर किस तरह की बच्चों के सामने समस्या रखता है। अब मान लो इस तरह की कोई समस्या रखी जाती है, क्लास में जितने बच्चे हैं उनमें से सभी बच्चों को कहा जाता है कि ठीक है, स्कूल में किस तरह से साफ़ सफाई रखी जाए, इस पर सभी अपना अपना एक एक सुझाव दें। तो उसमें सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से सुझाव प्रस्तुत करने शुरू करते हैं। सभी बच्चों के सुझाव लेने के बाद टीचर फिर उनको सभी बच्चों की बातों को, सुझावों को सुनकर उसमें से कुछ पॉइंट को सिलेक्ट करता है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही लगी है, ये बातें अच्छी हैं, अगर हम इनको अपनाते हैं तो इस समस्या से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो इसका जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, इसका एक टाइम थोड़ा सा होता है। जैसे ही टीचर बच्चों के सामने समस्या रखता है, उसके 1, 2, 4 मिनट के बाद एकदम से उनको कहा जाता है ठीक है, आप अपने सुझाव प्रस्तुत करने शुरू करें। बच्चे जल्दी से अपने अपने विचार प्रस्तुत करने शुरू करते हैं। उस समय बच्चों के दिमाग में जो भी आता है, जिस भी तरह के विचार आते हैं, वो एकदम से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, जिसका सीधा सा अर्थ क्या है? ब्रेन स्टॉर्म, विचारों का तूफान आना। विचारों को एकदम से जो भी हमारे दिमाग में है उनको हमने प्रस्तुत करना है। ये बातें कही गई हैं। तो इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं क्या हैं। बच्चों को इस तरह की टेक्निक अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसका क्या बेनिफिट है? सबसे पहले है विद्यार्थी में चिंतन शक्ति और समस्या समाधान की शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। मतलब बच्चे की रुचि, बच्चे के मानसिक योग्यता, बच्चों के सीखने के ढंग, उनका जो आसपास का वातावरण है, उनको सबको ध्यान में रखकर हम इनको मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित मानते हैं। नेक्स्ट है, यह विधि ज्ञानात्मक भावात्मक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक करती है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी के स्वतंत्रतापूर्वक चिंतन द्वारा निष्कर्ष तक पहुँचने में सहायक है। स्वतंत्रतापूर्वक चिंतन करने में सहायक इसलिए है क्योंकि बच्चों को स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसमें आलोचना का कोई स्थान नहीं होता क्योंकि बच्चों को बिना किसी का उपहास किए अपने अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया जाता है। यह विधि विद्यार्थियों में सामूहिक भावना उत्पन्न करती है। सामूहिक भावना मतलब क्या है? हमारा जो स्कूल है, हमारी जो कक्षा है, हमारा जो समूह है, वो अपने आप में एक लघु समाज है और इसमें हम आपस में मिलकर किस तरह से एक दूसरे की सहायता करते हुए किसी काम को पूरा कर सकते हैं। ये बच्चों में अगर भावना क्रिएट होती है तो बच्चों के सीखने में बहुत इसका महत्व रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी विशेषताएं, जैसे हमने कर ली हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके लाभ क्या हैं। मस्तिष्क उद्वेलन से यह विद्यार्थियों में चिंतन क्षमता का विकास करती है। बच्चों की सोचने की शक्ति विकसित होती है। सृजनात्मक योग्यता का विकास होता है। बच्चों में समस्या समाधान की योग्यता आती है। जिस भी तरह की समस्या बच्चों की आयु के अनुसार हम उनके सामने रखते हैं तो वो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं।
बच्चों में सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है, ज्ञानात्मक रचनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। यह विधि विद्यार्थियों की क्रियात्मक करने में मदद करती है। क्रियात्मक से मतलब क्या है, बच्चे एक्टिवेट होकर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यह विधि नए विचारों निष्कर्षों की प्राप्ति में सहायक है। नए विचारों की प्राप्ति में सहायक इसलिए है कि हम हर समय जो बच्चे किताबों में लगे रहेंगे या गाइड में कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनको एक ऐसा समय मिलता है जब उन्हें अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। तो इसलिए यहाँ ये जो विधि है बाकी विधियों से थोड़ी हटकर है, जिसमें बच्चे क्रियाशील होकर अपना पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी कुछ ना कुछ जहाँ विशेषताएं हैं, कुछ कमियाँ भी हैं। कमियाँ क्या हैं? सबसे पहले तो यही है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टीचर है उसको इसका पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए, उसको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो इसको लागू कर सकता है। अनुभवी शिक्षक की आवश्यकता रहती है। दूसरा है, इसमें जो कक्षा में कुछ कम पिछड़े या मंदबुद्धि बालक होते हैं उनका कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि वो बच्चे किसी तरह का पार्टिसिपेट नहीं करते, वो क्लास में अलग थलग रह जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, केवल क्लास उनमें और टीचर तक ही सीमित रह जाती है। ये इसका एक वीक पॉइंट है। नेक्स्ट है, इस विधि में जो शर्मीले विद्यार्थी होते हैं वो किसी तरह का पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि क्लास में सभी तरह के बच्चे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे ही बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ क्लास में चुप करके किसी तरह की कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। शिक्षक के द्वारा पक्षपात करने की संभावना होती है। यह केवल उच्च कक्षाओं के लिए ही अधिक उपयोगी होती है। उच्च कक्षाओं के लिए इसलिए बोला गया है क्योंकि इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि छोटी क्लासों में टीचर के द्वारा डिसिप्लिन मेंटेन करना एक मुश्किल काम हो जाता है। वहाँ पर बच्चे सीखने के बजाय उसको मजाक में ले लेते हैं, जिससे टाइम तो ख़राब होता है, मेहनत ख़राब होती है, सिलेबस पीछे रह जाता है और बच्चे भी कुछ नहीं सीख पाते। तो इसकी कहीं कुछ ना कुछ कमियां हैं, तो इसकी विशेषताएं बहुत हैं, बट वो डिपेंड करता है कि इम्प्लीमेंट करने वाले ने उसको किस वे से इम्प्लीमेंट किया है। तो ये अपने आप में एक विधि है जिसको अच्छे से इस्तेमाल करके कक्षा में अध्यापक के द्वारा अपने निर्धारित उद्देश्यों को अच्छे से प्राप्त किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे।